कुछ साल पहले शाहरुख खान ने एक तमिल डायरेक्टर को कॉल किया। जीरो के बाद वे बड़ा कमबैक प्लान कर रहे थे, फुल फ्लेज एक्शन फिल्म करना चाहते थे। जब यह न्यूज बाहर आई तो हिंदी ऑडियंस के लिए चौंकाने का सबब था। उन्होंने जनार्दन एटली की फिल्मों के हिंदी डब वर्जन तो देखे थे, बस उनके नाम से ही अवगत नहीं थे। शाहरुख का बुलावा आने से पहले एटली के खाते में सिर्फ 4 फिल्में थी। फिर शाहरुख ने उनमें ऐसा क्या देखा, इस सवाल ने कई लोगों को परेशान किया। ये वही लोग थे जो एटली के काम को करीब से फॉलो नहीं कर रहे थे। चेन्नई के कॉलेज से लेकर शाहरुख खान की फिल्म जवान तक एटली का सफर कैसा था, इस कहानी से ज्यादा लोग परिचित नहीं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। मदुरई के मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में अरुण कुमार का जन्म हुआ। प्यार से घर वाले उन्हें एटली बुलाते थे। उस वक्त किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि आगे चलकर पूरा देश उस लड़के को इसी नाम से पहचानने वाला है। खैर, एटली को बचपन से ही पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। शौक था तो सिनेमा का। रजनीकांत से लेकर कमल हसन तक की फिल्में लाइन से सिनेमाघरों में देखी। एटली का जन्म भले ही मदुरई में हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही घर वाले चेन्नई शिफ्ट हो गए। आगे की उनकी अधिकांश जिंदगी चेन्नई में ही बीती। स्कूली शिक्षा पूरी हुई, कॉलेज की पढ़ाई का चुनाव करना था। उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में पढ़ाई करने का फैसला किया। घर वालों ने कोई एतराज नहीं जताया, ऊपर से बेटों को हर संभव तरीके से सपोर्ट किया। उसके बाद एटली का एडमिशन हुआ चेन्नई के सत्यभामा यूनिवर्सिटी में। वहां विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव सिनेमा की तरफ और बढ़ने लगा। कॉलेज के साथियों को लेकर एक शॉर्ट फिल्म बना डाली। नाम था एन मेल विजुंदा मजाई थूली, यानी बारिश की वो बूंदे जो मुझ पर आ गिरी। कॉलेज के लेवल बनाई गई ये फिल्म उनका नाम कॉलेज के बाहर तक ले गई। इस शॉर्ट फिल्म को अलग अलग कंपटीशन में अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म की बदौलत 19 साल के एटली पहुंचे असली फिल्म सेट पर। यह फिल्म थी एंडीरन। हिंदी में आप इस फिल्म को रोबोट के नाम से जानते हैं। फिल्म को बना रहे थे शंकर। एटली उन्हीं के असिस्टेंट में शामिल हो गए। ये वो टाइम था जिसके बाद एटली को कहीं पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। उन्हें शंकर के सेट पर काम किया। तारीफों और डांट के बीच वो काम करते रहे। बताया जाता है कि एटली शंकर के पसंदीदा एस्टिमेट में से एक थे। एंडीरन बनकर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठा। फिल्म ने इंडिया में करीब 193 करोड़ रुपए कमाए। वही दुनिया भर में कमाई करने का आंकड़ा 291 करोड़ पहुंच गया। इस फिल्म के बाद शंकर ने अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू किया। ये थी 2012 में आई नन बन। बेसिकली ये 3 इडियट्स की रीमेक थी। एटली ने इस फिल्म पर भी शंकर को असिस्ट किया। सेट पर उनके काम से खुश होने वाला में सिर्फ डायरेक्टर का नाम ही नहीं था, बल्कि उस फिल्म का हीरो भी एटली के कुशल कोऑर्डिनेशन से खासा प्रभावित हुआ। आगे ये स्टार और एटली मिलकर इतिहास रचने वाले थे। उस स्टार का नाम था विजय। एंडीरन और ननबन के बीच एटली अपने शॉर्ट फिल्म पर काम करते रहे। उन्हीं में से एक था मुगा पुथगम। ये लड़के की कहानी थी जो फेसबुक वाले दौर में प्यार ढूंढ रहा है। ये कहानी लेकर वो शिवा कार्तिकेयन के पास पहुंचे। उन्हें कहानी सुनाई। शिवा मान गए। फिल्म पूरी हो गई। उनकी पहली शॉर्ट फिल्म उनके शंकर की फीचर फिल्म तक लेकर गई। इस वाली शॉर्ट फिल्म ने उनकी अपनी फीचर फिल्म का रास्ता खोला। एटली डायरेक्टर प्रोड्यूसर AR मुकद्दस के पास पहुंचे। वे वही शख्स है जिन्होंने आमिर खान वाली गजनी बनाई थी। एटली ने मुकद्दस को एक रोमांटिक कहानी का आइडिया सुनाया। ये 2 लोगों की कहानी थी जिनकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, जबकि ये किसी और से प्यार करते थे। कुछ जगह पढ़ने को मिलता है कि कहानी के कुछ हिस्से सुनकर मुकद्दस भावुक हो गए थे। उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी उठा ली। मोहरुख दास की वजह से कमल हसन और रजनीकांत के नाम भी फिल्म से जुड़ गए। कमल ने पहले दिन ही शूटिंग के लिए कैमरा ऑन किया। वही रजनीकांत ने फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर मेकर्स को अपना आशीर्वाद दिया। इन नामों की वजह से मीडिया में फिल्म की हवा बनने लगी थी। 27 सितंबर 2013 को राधा रानी नाम की फिल्म रिलीज हुई। आर्या, नयनतारा, नजरिया और जय यहाँ लीड रोल में थे। 25 करोड़ रुपए की बजट में बनी इस फिल्म ने दुगुनी कमाई कर डाली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राधा रानी ने इंडिया में 68 करोड़ रुपए कमाए। इस फिल्म ने एटली को फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि आर्या और नयनतारा से दोस्त भी दिए। राधा रानी की कामयाबी के बाद उन्हें एक दिन फोन आया। दूसरी तरफ थे विजय। उन्होंने एटली को मिलने के लिए बुलाया। विजय उनके साथ एक फिल्म करना चाहते थे। एटली के पास एक आइडिया रेडी था, उन्होंने वो सुना दिया। विजय को कहानी पसंद आई। ये दोनों लोग थेरी नाम की फिल्म पर काम करने वाले थे। इसी का अब हिंदी रीमेक बनने जा रहा है, जहां लीड रोल में वरुण धवन होंगे। खैर, थेरी से जुड़ा एक किस्सा है जिसे एटली कई इंटरव्यू में दोहराते रहते हैं। वह ये कि एक स्टंट शूट किया जाना था, जहां विजय कैरेक्टर को 90 फीट की ऊंचाई से पानी में कूदना था। एटली ने विजय को स्टंट की लोकेशन दिखाई। कहा कि आपका स्टंट डबल ये सीन करेगा। विजय ने ऊंचाई देखी और कहा कि इस सीन को मैं करूंगा, वो भी बिना किसी डुप्लीकेट के। एटली बताते हैं कि ये सुनकर घबरा गए। अपने स्टार को इतने बड़े जोखिम में कैसे डाल सकते हैं। विजय को समझाया कि पानी का धक्का बहुत तेज होगा, आपका कूदना सही नहीं है। विजय नहीं माना। उन्होंने खुद ये सीन शूट कर लिया। एटली की लिखी और बनाई फिल्म थेरी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में ताबड़तोड़ कमाई, विजय को सुपरस्टार बना दिया। बताया जाता है कि थेरी ने 140 से 150 करोड़ रुपए के बीच का बिजनेस किया था। इस फिल्म के साथ एक साझेदारी की नींव पड़ चुकी थी। थेरी की कामयाबी के बाद एटली ने अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू किया। उनके दिमाग में एक आइडिया घूम रहा था, लेकिन उस पर इतना भरोसा नहीं था कि फिल्म बनाई जा सके। इसी दौरान उन्होंने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखी। वो फिल्म उनके जहन में घर कर गई। एटली बताते हैं कि वो सलमान की फिल्म से बहुत इंप्रेस हुए थे। उन्होंने फिल्म के राइटर KV विजेंद्र प्रसाद को खोजना शुरू कर दिया। विजेंद्र प्रसाद SS राजामौली के पिता है, जिन्होंने RRR और बाहुबली जैसी फिल्में भी लिखी है। एटली उनसे मिले, कहा कि आपके साथ काम करना चाहता हूं। दोनों ने एक स्क्रीन प्ले पर काम करना शुरू कर दिया। यह फिल्म आगे चलकर मर्सल बनी। थेरी के बाद फिर से विजय एटली की जोड़ी इस फिल्म के लिए साथ आए। मर्सल उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली थी। हाथ में करीब 120 करोड़ रुपए का बजट था। विजय के
अलावा समांथा प्रभु, काजल अग्रवाल और नित्या मेनन जैसे स्टार्स को संभालना था। फिल्म में AR रहमान की म्यूजिक होने वाला था। अगर विजय सोच रहे थे कि थेरी उनकी सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है तो इटली का कहना था रुको जरा सबर करो। मर्सल साल 2007 की दिवाली पर रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में करीब 220 करोड़ रुपए छापे। 150 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंडिया से ही आया है। इसमें भी तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 115 करोड़ रुपए का योगदान दिया। मर्सल को तमिलनाडु में त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया गया। टाइटल के आगे सुपरहिट लिखा जा चुका था। थेरी और मर्सल के बाद विजय इटली तीसरी फिल्म बनाने जा रहे थे। दोनों की जोड़ी ने प्रोड्यूसर को अच्छा पैसा बना कर दिया था। विजय के फैन बेस को खुश रखा था। किसी को क्या ही ऐतराज हो सकता था। बिगिल नाम की इस फिल्म के लिए इटली ने स्केल को और ऊंचा कर दिया। फिल्म के लिए 180 करोड़ रुपए का बजट फाइनल हुआ। ये उस पॉइंट तक 2.0 के बाद सबसे महंगी तमिल फिल्म थी। बिगिल ने सिनेमाघरों में उम्मीद से कई गुना बेहतर कमाई की। फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए बनाए। फिल्म की कामयाबी से मेकर्स लालहाट सेलिब्रेशन पार्टी रखी जा रही थी। लेकिन इटली के लिए सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं थी, उनके लिए एक करारा जवाब था। बिगिल की रिलीज से कुछ महीने पहले फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट रखा गया था। एनटी स्टेज पर आए फिल्म के बारे में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि वो खुद को विजय के छोटे भाई के समान मानते हैं। उस नाते बिगिल को बड़ी फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये बात कुछ लोगों के गले नहीं उतरी। इटली की ट्रोलिंग शुरू हो गई। लिखे जाने लगा कि 2-3 फिल्मों के चलने में घमंड आ गया, उनका अपना कोई स्टाइल नहीं है। कहा जाने लगा कि सितारे का डूबने का वक्त आ गया। ऐसी फला फला बातें छपी। इटली इस पूरे हंगामे पर चुप रहे। बिगिल की कमाई ने ऐसे लोगों को जवाब दिया। इटली के बारे में इंटरनेट पर पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे जहां दावा किया जाता है कि उनकी फिल्में किसी न किसी पुरानी फिल्मों की नकल है। बिगिल के केस में उसे चक द इंडिया से जोड़ा गया। उनकी बाकी फिल्मों में रजनीकांत और मणिरत्नम के सिनेमा घरों के रेफरेंस खोजे गए। जवान का ट्रेलर आने के बाद भी यही बात सामने आई कि उसमें कई हॉलीवुड फिल्मों की झलक मिलती है। हालांकि वो कॉपी करने के आरोपों पर एक ही बात कहते हैं कि उनकी कहानियां लोगों से आती है। वो कहते हैं कि अगर फिल्म चलती है तो लोगों की पसंद से आती है और प्रोड्यूसर को पैसा बनाकर देती है, तो उनके लिए यही मायने रखता है।